हेलो एंड वेलकम बैक टू AR अकेडमी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स 2024 के जो करंट अफेयर्स है उनका हमें रिवाइज़ करना है। MCQs के थ्रू हम ये करेंगे और आपको पता है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है JK SSB के। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब उसमें। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की तो वहाँ पे भी आपको पता है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जो कि काफ़ी करीब है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सीरीज़। और इस करंट अफेयर सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि हर एक लेक्चर में एक एक महीने के करंट अफेयर जो जो इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो करंट अफेयर सेक्शन है वो फटाफट से प्रिपेयर भी हो जाए एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि करंट अफेयर अगर मैं बात करूं स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा आता है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जो जूनियर असिस्टेंट के जो पोस्ट्स हैं वहाँ पे जो है पिछले साल का पेपर मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा जो वेटेज है जूनियर असिस्टेंट में आपको मिलती हैं करंट अफेयर्स की। तो इसलिए करंट अफेयर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये लेक्चर जिसमें हम देखेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स, और कल हम इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे सितंबर और अगस्त के MCQs। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर, ये आप ध्यान में रखिए। और एक और गुजारिश आपसे है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि पूरे महीने के करंट अफेयर्स में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप ये पूरा लेक्चर ज़रूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु इज़ एलिजिबल फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY योजना जो है विच ऑफर्स अप टू 5 लाख इन एनुअल हेल्थ कवरेज। ये जो योजना है ये आपको 5 लाख तक हेल्थ कवरेज देती है एनुअली। तो इसमें कौन से जो हैं आपके एलिजिबल पर्सनस हैं या कैंडिडेट्स एलिजिबल जो हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। एनी इंडियन सिटीजन ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, सीनियर सिटीजन एज 70 एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ इनकम। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन नंबर बी। देखिए करंट अफेयर्स है, इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स स्टैटिक पोर्शन, तो आपको बस चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसी के तहत जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया आयुष्मान वाया वंदना कार्ड। क्या? आयुष्मान वाया वंदना कार्ड। आयुष्मान, ये M है, आयुष्मान वाया वंदना कार्ड। ये एक कार्ड इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इसी योजना के तहत। और इस कार्ड के तहत जो है इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनको ये एनुअली 5 लाख तक का बेनिफिट हेल्थ कवरेज में मिल जाएगा, वो है हमारे सीनियर सिटीजन्स जो कि एजड 70 एंड अबव 70 से ज़्यादा होंगे, और उनकी इनकम रिगार्डलेस ऑफ दैट, यानी कि इनकम को नहीं, इनकम पे कोई भी बार नहीं है, कोई भी हो सकता है, जिसकी इनकम कम हो वो भी, जिसकी ज़्यादा होगी वो भी। तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो एलिजिबल सिटीजन्स है दैट इज़ 70 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। दूसरा, यूनिटी डे ऑल्सो नोन एज राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 31। ये आपको क्वेश्चन ने ही बताया कि एकता दिवस जो हम मनाते हैं दैट इज़ अक्टूबर 31 हर साल हम बनाते हैं। तो ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है वो आपको बताना है, कौन सा प्रोमिनेंट इंडियन लीडर था जिसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम एकता दिवस यानी कि यूनिटी डे मनाते हैं। एकता दिवस जो राष्ट्रीय एकता दिवस भी इसको कहते हैं, यूनिटी डे भी कहते हैं, ये हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको याद रखना है, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इसके साथ साथ ये होम मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर, तो ये आपको याद रखना है। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर, इसको हम मनाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे या यूनिटी डे के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी इसको हम कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब होता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं। और इसके साथ साथ 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का जो है एनिवर्सरी भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी का जो बर्थडे होता है 14 नवंबर, इस दिन हम क्या मनाते हैं?
चिल्ड्रंस डे, जो कि कल ही था, परसों है ना, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम इस दिन को, तो ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच टू द टॉप 8 एट द WTT चैंपियंस मॉन्टपेलियर 2024? फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिसने कि क्वालिफाई किया है आपके क्वार्टर फाइनल्स चैंपियंस जो WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियंस जो मॉन्टपेलियर में हो रहा है 2024 में, इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है किसमें, क्वार्टर फाइनल, यानी कि टॉप 8 में आई है, तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, तो पहली इंडियन बनी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। पहली इंडियन है तो हमेशा याद रखेंगे आप, ये इसका क्वेश्चन हमेशा बनने के चांसेस होते हैं। तो पहली इंडियन है ये मनिका बत्रा हैं, जो कि टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने ही अभी क्वालिफाई किया है किसको, क्वार्टर फाइनल ऑफ दिस चैम्पियनशिप, WTT चैम्पियनशिप, जो कि मॉन्टपेलियर में जारी है। तो इसका आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ पे जा रही है, मॉन्टपेलियर, ये फ्रांस में है ना, ये भी आपसे मे भी पूछा जाए, याद रखेंगे आप, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर विल बी द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप हेल्ड फ्रॉम जनवरी 13 to 19 2025? 2025 में इनॉग्रल वर्ल्ड कप होने वाला है किसका, खो खो का। आपको पता है खो खो एक गेम है, इसका वर्ल्ड कप होने वाला पहला इनॉग्रल वर्ल्ड कप, जो कि होने वाला है 2025 में। आपको बताना है कि कहाँ पे ये होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहला है, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये होने वाला है न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि जनवरी 2025 में होगा, और ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो लोगो है वो क्या है, इस खो खो कप का जो लोगो है वो क्या, ऑफिशियल टैग लाइन जिसको हम बोलते हैं, लोगो मैंने कहा, टैग लाइन है हैशटैग द वर्ल्ड गोज़ खो, ये भी आप याद रखेंगे, द वर्ल्ड गोज़ खो। इसकी जो ऑफिशियल टैग लाइन है वो ये है, हैशटैग द वर्ल्ड गोज़ खो, ये भी आप याद रखेंगे, और ये भी ये इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछा जाए, क्योंकि पहला है ना, इनॉग्रल है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है, और इंडिया में ही हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल टैगलाइन ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप? ये मैंने आपको बताया ऑफिशियल टैगलाइन क्या है, जो खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में, ये है द वर्ल्ड गोज़ खो। नेक्स्ट, इन विच सिटी विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने वाली हैं, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा। लंदन, ग्लासगो, मेलबर्न, टोरंटो, ये जो होने वाली हैं ये ग्लासगो में होने वाली हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये इसका 23rd एडिशन होगा 2026 में, इसका ये 23rd एडिशन होगा, ये आपको पहले याद रखना है, 23rd एडिशन, और ये होने वाला है ग्लासगो में, ये मैंने आपको बता दिया सिटी का नाम, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ग्लासगो कहाँ पे आता है, स्कॉटलैंड में, ठीक, स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री प्रपोज द इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस इनिशिएटिव ड्यूरिंग द 2024 ब्रिक्स समिट? 2024 में जो ब्रिक्स समिट हुई, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2024 की ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट 2024 की जो हुई वो हुई रशिया में, कहाँ पे, रशिया में हुई, पहले आप ये याद रखेंगे। दूसरा ये कि इसी समिट में प्रपोज किया गया बिग कैट्स एलियंस इसलिए प्रपोज किया गया ताकि जो बड़ी कैट्स हैं जिनको हम आप बोल सकते हैं लायंस हैं वगैरह, उनको हम बचा सकते हैं। बिग कैट्स बोलते हैं लायंस को, जिनको लायन जैसा मुंह है, फेस हैं, तो इनको हम बचा सके, प्रिजर्व कर सके, इसलिए ये बिग कैट्स एलियंस इनिशिएटिव जो है प्रपोज किया गया, और ये प्रपोज किया था इंडिया ने, तो इसका राइट आंसर वुड बी इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, बिग कैट्स एलियंस जो है इट्स प्रपोज बाय इंडिया, और इट इज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड बिग कैट्स, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड बिग कैट्स, ये भी आप याद रख सकते हैं, इट इज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड बिग कैट्स, जो कि खतरे में हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए। और बिग कैट्स का मतलब ही यहाँ पे है जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं बड़े बड़े, जिसमें लाइन
या आप लिपर्ड टाइगर ले सकते हो, दे आर कॉल्ड विकेट्स. Where is the United Nations Biodiversity Conference COP16 being held? 2024 में यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है? इसकी कॉन्फ्रेंस है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP16 जो है कहाँ पे हो रही है? यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रखना है. ये हो रही है कहाँ पे? कोलंबिया में. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इसका राइट आंसर वुड बी कोलंबिया. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, वेयर वॉज द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड? 16th ब्रिक्स समिट जो अभी रिसेंटली हुई, कहाँ पे हुई थी? मैंने आपको अभी भी ये आंसर बताया. इसका आंसर आप मुझे कर दीजिए. मैंने आपको रशिया बताया, रशिया के साथ एक ही और जुड़ा है, दैट इज़ बी पार्ट. तो ये इसका राइट आंसर रहेगा. आगे बढ़ते हैं. What was the focus of the India Mobile Congress 2024 held at Bharat Mandap in New Delhi from October 15 to 18? जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस की जो अभी समिट हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई? भारत मंडप में, जो कि न्यू दिल्ली में. ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इसका मेन फोकस क्या था, यानी कि इस बार की इंडियन मोबाइल कांग्रेस का फोकस क्या था? तो ये आपको याद रखना है. इसका जो फोकस था वो था क्वांटम टेक्नोलॉजी और 6G. ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी और 6G जो है ये इसका फोकस था. ये आपको याद रखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर याद रखिए. इसका ये 8th एडिशन था, ये भी आप याद रखेंगे. 8th एडिशन जो इसका हुआ अभी, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसका ये 8th एडिशन था. और इस एडिशन का प्राइमरी फोकस था क्वांटम टेक्नोलॉजी पे और 6G नेटवर्क पे. नेक्स्ट, who assumed charge as the 26th Director General of the Indian Coast Guards on 15th of October 2024? किसने चार्ज एज्यूम किया एज 26th डायरेक्टर जनरल DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो आपको बताना है ये किसने एज्यूम की ये चार्ज. 26th जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं ये हैं परमेश शिवामणि. ठीक है, परमेश शिवामणि सर जो हैं इन्होंने एज्यूम किए हैं चार्ज. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, what is the main objective of NASA's Europa Clipper mission launched on October 2024? यूरोपा क्लिपर मिशन जो नासा ने लॉन्च किया है अभी अक्टूबर में, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसका काम क्या है, क्यों किया गया है ये नासा की ओर से जो मिशन है क्यों लॉन्च किया गया है? टू एक्सप्लोर मार्स स्पेस फॉर साइंस ऑफ लाइफ, to study Saturn's rings, to examine Jupiter's moon Europa for conditions that might support life, to land on Europa and collect surface samples. तो इसका राइट ऑप्शन है सी. इट इज़ फॉर दिस, टू एग्जामाइन जुपिटर्स मून. यूरोपा एक मून है जो कि जुपिटर की है, उसकी कंडीशंस को एग्जामाइन करना ताकि वहाँ पे देखा जाए कि वो लाइफ को सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं. तो ये आपको याद रखना है. वैसे यूरोपा इसमें आ ही रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट्स जुपिटर्स मून यूरोपा क्लिपर मिशन. ये आपको याद रखना है. Which company built the Indian Navy's first indigenous multi-purpose vessel समर्थक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा दीजिए. इससे पहले वाला भी था बहुत इंपॉर्टेंट. वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही निकाले हैं, लेकिन उसमें भी फिर एक कैटेगरी आप बोल सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इंडियन नेवी के लिए पहला इंडिजिनस मल्टीपर्पज़ वेसल जो है तैयार किया गया है, किसने किया, यानी कि किसने इसको बनाया है? कोकचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड. इसका राइट ऑप्शन है L&T. लॉर्सन एंड टोबो जो है L&T शिपयार्ड, इन्होंने ही इसको तैयार किया है, जिसका नाम है समर्थक. ये भी आपको याद रखना है, समर्थक है इसका नाम. तो फर्स्ट वेसल है और ये मल्टीपर्पज़ व्हीकल जो है उसके प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने बनाई है. इंडियन नेवीज़ पहली फर्स्ट जो है पहला है फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पज़ वेसल. ये आपको याद रखना है. समर्थक एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि समर्थक क्या है, व्हाट इज़ समर्थक? तो वहाँ पे दिया गया होगा इंडियन नेवीज़ मल्टीपर्पज़ व्हीकल, इंडियन आर्मीज़ ड्रोन सिस्टम, है ना. ऐसे ऑप्शंस करके दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो आपको याद रखना है इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ वेसल दैट इज़ फॉर इंडियन नेवी. नेक्स्ट, Hindustan Aeronautics Limited was recently upgraded to which status in October 2024? HAL जो है उसको कौन सा, इसको अपग्रेड करके कौन सा स्टेटस दिया गया 2024 में?
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है बेंगलोर बेस्ड एक एंटरप्राइज है जो आपको याद रखना है। इसको भी महारत्ना में कन्वर्ट किया गया है। पहले ये मिनी रत्ना में था, अब ये महारत्न, नवरत्न तो नहीं है, महारत्न में आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, आपको पता होगी ये, और इसको अभी रिसेंटली अपग्रेड किया गया है महारत्ना की कैटेगरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 14th महारत्ना बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 14th महारत्ना बना है ये, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसको हम बोलते हैं, तो अपग्रेड किया गया है इसको, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वन द 2024 नोबेल पीस प्राइज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है निहोन हिदांक्यो। ये जो है एक जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जापान में आपको पता है 2 एटम बॉम्ब्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे डाले गए थे, और वहाँ पे जो सर्वाइवर्स हैं, यानी कि उस टाइम पे जो लोग बचे, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनी है। इसको हम बोलते हैं निहोन हिदांक्यो, जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं वो बॉम्ब सर्वाइवर्स, जो कि जिनको हम हिबाकुशी बोलते हैं ना, हिरोशिमा और वहाँ पे हुआ था ना ये, इनको हम बोलते हैं हिबाकुशी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान में, आपको याद रखना है, जापान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। निहोन हिदांक्यो, इन्हीं को मिला है नोबेल पीस प्राइज़ 2024। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Who was awarded the 2024 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज़ मिला 2024 में? मैंने आपको अवार्ड्स कराए भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस में अवार्ड्स हैं, मैंने आपको वो सारे कराए हैं। इसमें सिर्फ ये बचे थे नोबेल प्राइज़ के जो मैंने नहीं कराए थे, तो ये नोबेल प्राइज़ के अवार्ड्स इसमें सब आ जाएंगे। अगर टाइम थोड़ा मिला तो फिर इनको एक बार रिवाइज़ करेंगे, लेकिन आपको यहाँ से ही मुझे लगता है पूरा इसको करके जाना चाहिए। नोबेल प्राइज़ 2024, अगर आपने बाकी अवार्ड्स के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। JKP कांस्टेबल का प्लेलिस्ट अलग से आपको मिलेगा, वहाँ पे मैंने अवार्ड्स सारे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ये था हैन कैंग। ठीक है, दिस इज़ द हैन कैंग, इनका नाम है। ये एक नॉवलिस्ट बोल सकते हैं आप। ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, साउथ कोरिया, इनको लिटरेचर में मिला इस साल नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट इज, विच डिजीज हैज़ इंडिया ऑफिशियली एलिमिनेटेड एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू WHO सर्टिफिकेशन? WHO ने सर्टिफिकेशन दी है इंडिया को कि इन्होंने एक डिज़ीज़ जो है पूरी तरह से एलिमिनेट कर ली है, यानी कि इस डिज़ीज़ का कोई भी केस अब इंडिया में एक्टिव नहीं है। ये कौन सी डिज़ीज़ है वो आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये है ट्रैकोमा डिज़ीज़। ठीक है, ट्रैकोमा डिज़ीज़ जो है यही एलिमिनेट हुई है इंडिया से। ये आपको याद रखना है। ये जो है आई इन्फेक्शन होता है, ये एक आई का इन्फेक्शन होता है। डिज़ीज़ कौन से पार्ट को मुतासिर करती है, वो है आई, ये आपको याद रखना है। और ये बैक्टीरियल डिजीज़ थी ट्रैकोमा, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रैकोमा डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, अगर ये भी पूछा जाए तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका नाम है बैक्टीरिया का, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस MATIS। हु वन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री? मैंने अभी आपको बताया, पहले पीस की कैटेगरी में हमने देखा निहोन हिदांक्यो, है ना, पीस की कैटेगरी में। फिर हमने देखा लिटरेचर की कैटेगरी में हैन कैंग जिनका नाम था, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, हैन कैंग, है ना। पीस में हमने क्या देखा था, निहोन हिदांक्यो। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए केमिस्ट्री में किसने जीता था नोबेल प्राइज़ 2024 में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का आता है आपको, फिजियोलॉजी का आता है, या मेडिसिन भी आप बोल सकते हैं, और फिज़िक्स का है। इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। तो इसमें जो आपको याद रखना है दैट इज़ ये जो है ऑप्शन नंबर बी, डेविड बेकर, जॉन जंपर एंड डेमिस हसाबिस, है ना।
ये जो है ये आपको याद रखना है, इन्होंने जीता नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, डेविड बेकर, जॉन जंपर एंड डेमिस हसाबिस। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको, DBJJDH, ये कुछ ऐसे बनता है, DBJJDH, ठीक है, तो DDJJ है ना, DJJ, ये भी आप याद रख सकते हैं, DBJJHH, कुछ ऐसा करके याद रखिए, बेकर, जंपर एंड हसाबिस, BJH भी आप याद रख सकते हैं, बेकर, जंपर एंड हसाबिस। तो किसी भी तरह से याद रखिए, लेकिन याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता। हु वन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। अब फिजिक्स का बता दीजिए फटाफट से, किसने जीता फिजिक्स, जॉन होपफील्ड एंड जोफ्रे हिंटन। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट ऑप्शन, जोफ्रे हिंटन एंड जॉन होपफील्ड। तो JH आपको याद रखना है, JH जॉन होपफील्ड, GH जोफ्रे हिंटन, JH भी याद रखेंगे फिज़िक्स में तो आपको याद हो जाएगा, फिज़िक्स JH की है ना, फिज़िक्स में JH, जॉन होपफील्ड, जोफ्रे हिंटन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु वेर अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसने जीता ये नोबेल प्राइज़, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको एक और चीज़ भी याद रखना है कि किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए इनको ये मिला है, ये मिला है इनको माइक्रो RNA के लिए, ठीक है। अभी किसको मिला वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन पहले मैंने ये बताया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, माइक्रो RNA की सिंथेसिस के लिए, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA सॉरी, और इसका रोल जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में जो इसका रोल है माइक्रो RNA का। तो माइक्रो RNA आपको याद होना चाहिए, आपको समझ आ जाएगा माइक्रो RNA के लिए। और ये कौन है, ये हैं विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकिन, VAGR, वागरू, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूकिन, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि नोबेल प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है ना, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकिन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, what is the name of the Indian government mission that aims to make India self-reliant in oil seed production over the next 7 years। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मिशन ये अभी लॉन्च हुआ, ये 2024-25 से लेके 2030-31 तक है, यानी कि 7 साल का ये प्रोजेक्ट है, मिशन है सॉरी, 2030-31 तक। और ये ऑयल सीड से रिलेटेड है क्योंकि इंडिया में जो है ऑयल सीड्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होती है ऑयल सीड्स की। अगर आप देखेंगे 2024 में ऑयल सीड्स की ही जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे ज़्यादा रहा है ऑयल सीड्स का, क्योंकि इसको बढ़ावा दे रहे हैं गवर्नमेंट ताकि इनका जो इम्पोर्ट बर्डन है वो कम हो जाए, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करे। तो इसके लिए ये मिशन भी आया है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, नेशनल मिशन ऑन ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, NMEO, ये आपको याद रखना है, NMEO ऑयल सीड्स। ये जो मिशन है ये है हमारा मिशन जो कि ऑयल सीड्स के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। इससे क्या है, इस मिशन का पर्पज़ क्या है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए ऑयल सीड प्रोडक्शन में इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स, ताकि हमें फिर बाहर से ज़्यादा ये ऑयल सीड ना मंगाना पड़े, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेजेस वर ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। आपको पता है इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और अब आपको बताना है कि इनमें से किस किस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस नॉड मिला है, यानी कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि ये क्लासिकल लैंग्वेज में आप कंसिडर करिए। वो कौन कौन सी है, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज़ एंड बंगाली, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज़ एंड बंगाली, इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो ये आपकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं, ये भी अक्टूबर 2024 की बात है। नेक्स्ट, और आपको याद है लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है, लैंग्वेजेस आती हैं 8th शेड्यूल में, है ना, 8th शेड्यूल में, जिसमें हम कुछ 22 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जो कि
ये आपको याद रखना है। 8th शेड्यूल में आती है लैंग्वेजेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Who assumed the role of सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO on October 1st? NATO के नए सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आपको बताना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स में से ये पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है NATO, है ना। तो ये इसका जो आंसर है दैट्स मार्क रूट। मार्क रूट जो है ये नीदरलैंड्स के XPM भी हैं, ये नीदरलैंड्स के XPM भी रह चुके हैं, नीदरलैंड्स के PM हैं ये, है ना, XPM बोल सकते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये नीदरलैंड्स के, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO। ठीक है, ये आपको याद रखना है। What is the name of the joint military exercise between India and Kazakhstan that commenced in September? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पटवारी के एग्ज़ाम में भी आया था, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था एक लेक्चर में। तो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी ये तो खैर हम डिस्कस करें करंट अफेयर्स, लेकिन आपको याद रखना है कि आने वाले एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे। आपको याद रखना है कजाकिस्तान और इंडिया है तो काजिंद होती है एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास होता है USA और इंडिया के बीच, है ना, USA एंड इंडिया के बीच होता है युद्ध अभ्यास, ये आपको याद रखना है। इंदिरा होता है वरुणा और इंदिरा शायद रशिया के साथ, याद नहीं आ रहा अच्छे से। वरुणा की अगर मैं बात करूं, वरुणा आता है फ्रांस के साथ। इंडिया और फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो वरुणा एक्सरसाइज होगी इंडिया एंड फ्रांस। वैसे इनके बीच में 2-2 और 3-3 एक्सरसाइजेज भी होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन युद्ध अभ्यास इंडिया और रशिया, कजाकिस्तान और इंडिया, काजिंद, शक्ति भी हैं लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली शक्ति किसके साथ होती है, इंडोनेशिया के साथ कि किसके साथ। इसी इंडिया की एक्सरसाइज हैं एक शक्ति के नाम से भी और इंदिरा के नाम से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 जो कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 के रेसिपिएंट कौन है इनमें से? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, कमल हसन। अगर आपको पता होगी रजनीकांत अमिताभ बच्चन को पहले ही मिल चुका है ये हैं हमारे मिथुन चक्रवर्ती जिनको ये मिला है 2024 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा जा सकता है कई एग्जाम्स में। आगे ये था आई थिंक लास्ट, जी हाँ ये इसका लास्ट था। तो आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि सब्सक्राइब अगर आपने आज तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये अक्टूबर के क्वेश्चंस थे और कल हम डिस्कस करेंगे इसमें जो मैंने आपको कहा है कि कल हम सितंबर और बाकी जो मंथ्स हैं वैसे एक एक मंथ एक एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ताकि इन 15 दिनों के अंदर अंदर हमारे सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे जो हैं आपको रिवाइज हो जाए। इसके साथ साथ आपको यही गुजारिश रहेगी कि शेयर ज़रूर करें इस कंटेंट को। अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं या मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप मुझे बोल सकते हैं तो आपको PDF भी मिल जाएगी। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।